नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोग काकी काकी विषय पढ़ रहे थे। काकी के चैप्टर में हम लोगों ने हर एक पैरा को अच्छे से समझा है, उसके व्याकरण को समझे, कठिन शब्दों को भी जाने और उसमें बीच बीच में जो जितने भी मुहावरे आए हैं उन सब के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। आज काकी का हम लोग अंतिम वीडियो ये देखेंगे। ये काकी का अंतिम वीडियो है और इसमें हम सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में बताएंगे, संक्षिप्त इनका परिचय देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद अभ्यास करवाएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, अपनी कॉपी पर लिखिएगा, ठीक है, और इसको याद करिएगा, ठीक। ये इस वजह से ये इतना डीपली पढ़ा रही हूँ ताकि जो है ये यदि आप टीजीटी पीजीटी और इत्यादि में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं या तो नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं आगे चल के, तो कक्षा 8, 9, 10, 11, 12 इन सारी क्लासेस में जो हिंदी के विषय होते हैं वो सारे यदि आप पुस्तक जो है अध्ययन कर डालेंगे तो समझ लीजिए कि आपका टीजीटी पीजीटी 100% निकल जाएगा, उस क्रैक हो जाएगा। तो इस वजह से इसमें जितनी भी भाषा की बात आएगी, मतलब व्याकरण आएगा और जितने भी साहित्य से संबंधित लेखक आएंगे उन सब को आप अच्छे से कंठस्थ कर दे चलिए, उसका एक नोट्स बना दे चलिए, ठीक है। इसी वजह से हम इस कक्षा 8 की इतनी डीपली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सियाराम शरण गुप्त जी के बारे में। इनका क्या नाम है? सियाराम शरण गुप्त जी। इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर। कब हुआ था? 4 सितंबर 1895 ईस्वी में चिरगांव झांसी में हुआ था। इनका निधन 29 मार्च 1963 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, इन्होंने बहुत सी विधाओं में रचनाएं रची हैं, उपन्यास है, निबंध है, ठीक है, कविता संग्रह है, बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से जो प्रसिद्ध रही हैं, हाँ, क्योंकि आजकल उसमें क्वेश्चंस में सियाराम शरण गुप्त जी के से संबंधित थोड़ा कम प्रश्न, उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन जो पूछे जाते हैं प्रश्न, प्रसिद्ध जो रचनाएं उनकी पूछी जाती हैं वही प्रसिद्ध रचनाओं को ही शामिल किए गए हैं और आपकी जो पुस्तक में भी है, ठीक है। आगे जो आएगा तो उसको भी शामिल कर लेंगे, ठीक। तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है मौर्य विजय, दुर्वादल, आत्मोत्सर्ग यानी आत्मोत्सर्ग, गोद, नारी, ठीक। अब इनके बारे में जानिए, विशेष क्या है इनके बारे में। सबसे पहले तो है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के ये छोटे भाई थे ये, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में यदि आप नहीं जानते हैं तो आगे जानेंगे। वैसे तो 7th में इनकी मैथिली शरण गुप्त जी की कविता है, हाँ, तो या तो 7th में 6th में है, ठीक। तो आप जो है इनको ज़रूर जानते होंगे और नहीं तो आगे भी आएगी, ठीक। अब देखिए, गांधीवाद से विशेष ये प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? गांधीवाद से ये विशेष प्रभावित थे। इनके उपन्यासों में नारी की सहनशीलता, आदर्श और सरलता की प्रमुखता है। सियाराम शरण गुप्त जी का स्वभाव करुण और सरल प्रकृति का था। ये बहुत ही दयालु प्रवृत्ति के ये थे और इन्होंने अपना आधा से ज़्यादा जीवन, मतलब बहुत दीर्घ काल तक इन्होंने क्या किया है, अपना जो है साहित्य के क्षेत्र में ही अपना जीवन जो है दिया है। हाँ, खूब लिखे हैं, हर विधा पे लिखे हैं। तो इस वजह से दीर्घकालीन तक जब हिंदी में ये अपना योगदान दिए हैं, हिंदी विषय में दीर्घकालीन तक, हिंदी साहित्य में दीर्घकालीन तक अपना योगदान देने के कारण, कब तक? दीर्घकालीन, बहुत लंबे समय तक अपना योगदान देने के कारण इनको सरस्वती में हीरक जयंती में सम्मानित किया गया था। कहाँ पर? सरस्वती हीरक जयंती में सम्मानित किया गया था, ठीक है। सरस्वती में हीरक जयंती में सम्मानित किया गया था, ठीक है। इसका पेन अच्छा ना होने के कारण लिखा नहीं पाता है, तो हम मुँह से बोल रहे हैं वो तो सुनाई पड़ता ही होगा, तो आप उसको अपनी कॉपी पे नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। और ये हीरक जयंती जो, मतलब कि हीरक जयंती में जो सरस्वती में हीरक जयंती में इनको सम्मानित किया गया था, वो किस सन में किया गया था? ये किया गया था
1962 में। एक पुरस्कार इनको और मिला था, सुधाकर पदक पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार था? सुधाकर पदक, ठीक है। ये मिला था इनको नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा मिला था। नागरिक प्रचारिणी सभा के द्वारा इनको सुधाकर पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सन 1941 ईस्वी में, ठीक है। सन 1941 ईस्वी में हुआ था, ठीक। आप देख लीजिए 1962 में जो है, 1963 में इनका स्वर्गवास हो जाता है और 1962 में इनको ये सरस्वती में हीरक जयंती में सम्मानित किया गया था। तो इसका मतलब है कि इनके अंतिम मोमेंट में इनको सम्मानित किया था। तब तक यानी कि अपने जीवन के अंतिम समय तक ये जो है लिखते रहे हैं, ठीक है। ये इनका पिक्चर देख लीजिए, ये देखिए, ये है करुणामयी सियाराम शरण गुप्त जी। चलिए अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए बच्चों, पहला प्रश्न तो वो शामू के पिता कौन थे? हाँ, शामू के पिता का क्या नाम था वगैरह, इस टाइप से प्रश्न था, तो मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा वो। और वो यदि आपके पास बुक होगा तो वो आप स्वतः ही कर लीजिएगा, ठीक। आगे आइए प्रश्न के ऊपर। पहला प्रश्न है बच्चों, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। ये देखिए, पहला प्रश्न है, श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला? श्यामू ने भोला के सामने यह रहस्य खोला कि मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी, ठीक है। यही रहस्य खोला। पहले तो वो अपने मन में रखा था, लेकिन जब वो भोला को देखा, भोला से अपना काम करवाया, तो वो सोचा कि जो है भोला को बता दिया जाए, तो वो बताया। तब भोला ने उसको एडवाइस भी दिया था कि अरे इतना पतले धागे को पकड़ के काकी नीचे कैसे उतरेगी, तब तो मोटा धागा चाहिए। तभी तो श्यामू चिंतित हो गया था कि पैसे कहाँ से लाऊंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया? श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी क्यों लिखवाया? तो श्यामू ने जवाहिर भैया से कागज पर काकी इसलिए लिखवाया क्योंकि पता सही होने के कारण पतंग ठीक काकी के पास पहुंचेगी और वह उसे पकड़कर नीचे उतर आएगी, ठीक। ये जो है बच्चों के बाल मन को द्योतित करता है कि बच्चों का बाल मन कितना निष्पाप और कितना भोला होता है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उड़ती हुई पतंग को देख करके क्या सोचकर श्यामू का हृदय एकदम खिल उठा? एकदम खिल उठने का मुहावरा है ना, मतलब एकदम से प्रसन्न हो गया। खिल उठना मतलब प्रसन्न होना। उड़ती हुई पतंग को देखकर श्यामू का हृदय एकदम से खिल उठा, क्योंकि उसने भी सोचा कि मैं भी एक पतंग राम के यहाँ भेजूंगा, जिसे पकड़कर काकी नीचे उतर आएगी। भाई उसको सबने बताया था कि काकी कहाँ चली गई है, राम जी के पास चली गई है। तो जब पतंग भेजेंगे उस पर काकी लिखा होगा और उसके पास पहुँच जाएगा, तो तब वो उस पतंग को पकड़ेगी। यदि नहीं आ पा रही काकी तो पतंग की डोर को पकड़ के नीचे आ जाएगी, ठीक है। फिर ये देखिए, हाँ एक और है, भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया। इस वाक्य से क्या तात्पर्य है? भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, इस वाक्य से यह तात्पर्य है कि भोला एक ही डांट में सब कुछ बता दिया था, सारी बातों को उगल दिया। उगल दिया मतलब कह देना। उगल दिया भी क्या है? मुहावरा है। उगल दिया यानी कि कह दिया, ठीक है। अब आगे चलिए बढ़ते हैं। ये देखिए, रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि क्यों हो गए भाई? हतबुद्धि का तात्पर्य होता है आश्चर्यचकित। क्या होता है? आश्चर्यचकित। भोला से यह बात सुनकर
भोला से यह बात सुनकर विश्वेश्वर हतबुद्धि हो गए, अर्थात आश्चर्यचकित हो गए। इस आश्चर्यचकित इसलिए हो गए क्योंकि वे जान गए थे कि श्यामू अपनी मरी हुई माँ को पतंग द्वारा नीचे उतारना चाहता था। हाँ, ये सोचकर वो आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, अब ये देखिए बच्चों, आ गई अब भाषा की बात। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या है इसमें कहा गया है कि श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था मतलब उत्साहित था। ठीक है, श्यामू वाक्य में श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द है। आपको तो संज्ञा की परिभाषा पता है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, इन सब के क्या है, नाम को हम संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये श्यामू और पतंग नाम है ना, बिना नाम के तो हम कुछ पुकार ही नहीं पाएंगे। तो जिस चीज़ से हम नाम पुकारते हैं वो चीज़ संज्ञा होती है। तो श्यामू और पतंग संज्ञा शब्द है। श्यामू व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जाहिर सी बात है। श्यामू कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये व्यक्ति विशेष को द्योतित करता है। और पतंग जातिवाचक संज्ञा है, जो जाति को द्योतित करे वो क्या होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा समझ लीजिए भाई। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं कि किसी व्यक्ति का ही नाम हो, किसी भी का भी नाम हो और कि वो पर्टिकुलर एक नाम द्योतित करे, वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम बोल दिए कि वाराणसी, तो वाराणसी कोई व्यक्ति थोड़ी है, लेकिन ये एक नाम द्योतित कर रहा है ना कि वाराणसी क्या है। हम डायरेक्ट वाराणसी जब हम कहेंगे तो वाराणसी पता चल जाएगा कि बनारस कहाँ पर है, क्या है। इलाहाबाद कहेंगे तो इलाहाबाद पता चल जाएगा कि इलाहाबाद हम किसे कह रहे हैं, तो वो एक नाम को द्योतित कर रहा है। हाँ, यदि हम कह दिए शहर, तो शहर तो पता चलेगा नहीं, शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो वाराणसी और इलाहाबाद क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। लेकिन शहर में तो बहुत सारे शहर आएंगे, तो शहर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, शहर क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गई। हाँ, अब शहर के अंदर यदि हम जो है पुकार लिए बनारस, इलाहाबाद, एक विशेष शहर का नाम ले रहे हैं, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। और सिर्फ कह दिए शहर, तो वो हो गया क्या? जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, क्योंकि इस शहर के अंदर की जाति को द्योतित करे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति आएंगे, बहुत सारी व्यक्तिवाचक आएंगे, इस वजह से ये शहर क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। अब बोल दिए देश, अब देश से क्या पता चल रहा है? कुछ नहीं पता चल रहा, नाम तो पता ही नहीं चल रहा। लेकिन हम देश कह दिए भारत, तो भारत से पता चल जाएगा भारत एक देश है, तो भारत क्या हो गया? नाम हो गया। तो भारत क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। और देश के अंदर बहुत सारे देश आ जाएंगे, बहुत सारे भारत आ जाएंगे। हाँ, बहुत सारे, सॉरी भारत नहीं, भारत तो एक ही है, मतलब बहुत सारे देश आएंगे, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, हाँ बहुत सारे देश होंगे। तो वो क्या हो जाएगा? हाँ, वो क्या हो जाएगा? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूरोप, वर्मा, ये सारे क्या हो जाएंगे? देश हो जाएंगे। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और देश जिसमें बहुत सारी व्यक्तिवाचक संज्ञा समाहित हो, वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए, एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। तो अब यहाँ इसमें से पहले आप संज्ञा छाटिए। संज्ञा क्या क्या है? एक तो हमारी खूंटी नज़र आ रही है, दूसरा हो गया विश्वेश्वर, और तीसरा हो गया कोट। हाँ, एक खूंटी, विश्वेश्वर और कोट। अब इसको हमें, बाकी तो हमारे जो है कारक हैं, धातु हो गए, ये सब है, लेकिन ये सारी जो है हमारी क्या है? संज्ञा है। तो खूंटी आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिएगा, खूंटी क्या है और विश्वेश्वर क्या है, कोट क्या है। खूंटी जातिवाचक संज्ञा है बच्चों, खूंटी जातिवाचक संज्ञा है। क्यों जातिवाचक संज्ञा है? क्योंकि एक खूंटी को कह देने मात्र से ही हमें अपनी खूंटी का अंदाज़ा नहीं लगा रहे हैं। खूंटी कई प्रकार की होती है। हाँ, एक प्लास्टिक की भी खूंटी आती है, लोहे की भी खूंटी होती है, हाँ जिसको हम हैंगर बोलते हैं, वो भी खूंटी का रूप है। तो विभिन्न प्रकार की होती है। हाँ, अब हम बोल दिए प्लास्टिक की खूंटी,
तब हो गया वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन सिर्फ खूंटी बोल रहे हैं तो वो क्या हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब आइए विश्वेश्वर। ठीक, विश्वेश्वर, विश्वेश्वर तो नाम है जो कि श्यामू का पिता था, ये तो हम पता है। तो विश्वेश्वर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विश्वेश्वर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अब ये देखिए कोट। कोट, अब बच्चों कोट बताइए आप लोग, कोट कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक संज्ञा है। अब कोट के अंदर बहुत सारे कोट आते हैं। रेन कोट, आपका लेदर का कोट, और बहुत सारे कोट हैं। अब एक सिर्फ कोट मात्र कह देने से ही काम नहीं चलेगा, कोट के अंदर बहुत सारे। अब हम कहेंगे लेदर कोट, तब वो हो गया हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। कह दिए रेन कोट तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि रेन कोट होता है जो रेन में इस्तेमाल करते हैं बस, तो वो हो गया रेन कोट, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया क्योंकि वो एक स्पेशल नाम हो गया। लेकिन सिर्फ कोट कह देने मात्र से ही हमें इंगित नहीं हो रहा है नाम का, कोट के अंदर बहुत सारे कोट आएंगे, तो इस वजह से कोट क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का, लड़का क्या है, अब लड़का कह देने मात्र से हम कौन से लड़के को पता करेंगे, पता ही नहीं चलेगा, तो लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यदि हम कह दिए राम तो राम, अब लड़के में कह दिए हमने राम, तो राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। विशेष है। अब लड़का, लड़की, ये सब लड़का, लड़की, शहर, देश, ये सारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको कह देने मात्र से ही पता नहीं चलता, उसके अंदर बहुत सारे नाम आते हैं। बहुत सारी व्यक्तिवाचक आ जाएंगे, इस वजह से वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लेंगे, और व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा आपको समझ में भी आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा है जो बुद्धि वाला हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है बुद्धिमान। ठीक है, जो बुद्धिमान। अब ये देखिए बुद्धि वाला हो, जो बुद्धि वाला हो इसको हम बोलते हैं बुद्धिमान। अब एक क्या बनाना है, एक शब्द बनाने, बच्चों बहुत सारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ देख लेने भर से नहीं, यही सारे छोटे छोटे शब्द, जो छोटे छोटे प्रश्न, इन्हीं से छोटे छोटे प्रश्नों को बना करके हमारे जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है तो इसको ध्यान से जो है पढ़िएगा। देखिए क्या है, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ठीक है, वो क्या होता है, जिस पर विश्वास न किया जा सके, वो होता है अविश्वसनीय। वो अविश्वसनीय होता है, अविश्वसनीय। अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। जिसका स्वर्गवास हो गया है, वो क्या कहेंगे, स्वर्गवासी। वो तो स्वर्गवासी हो गया ना, जिसका स्वर्गवास हो गया है। जो अपने मन को एकाग्र रखता है, वो क्या है, एकाग्र चित्त। एकाग्र चित्त, जो अपने मन को एकाग्र रखता है उसको बोलते हैं एकाग्र चित्त। वह स्थान जहाँ पर शव जलाए जाते हैं, उसको तो आप भी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, शमशान। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ भाषा की बात थी जिसको हमने लिखा है, आपकी बुक से ही लिखा है। अब ये देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताइए और अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों अर्थ, मुहावरा और अर्थ तो हमने बताए, अब वाक्य में प्रयोग आप स्वतः करेंगे। कुछ काम तो आप स्वतः करना पड़ेगा ना, तभी तो आपको समझ में आएगा और वो चीज़ आपके दिमाग में भी बैठेगी। ठीक, जैसे कोहराम मचाना, हृदय का खिलना, चिंता का मारा होना, रहस्य खोलना, हतबुद्धि होना इत्यादि। तो देखिए क्या है आगे, मुहावरा और अर्थ दिया है, अर्थ हमने दे दिया है। क्या है, मुहावरा है कोहराम मचाना। कोहराम मचाना होता है शोर मचाना। ठीक, मोहल्ले में चोरी हो जाने की वजह से मोहल्ले में क्या मच गया, कोहराम मच गया, मोहल्ले में कोहराम मच गया। ठीक, तो उसका मतलब होता है शोर मचाना। जब आप वाक्य में प्रयोग करते हैं ना, तो वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मुहावरे के शब्द को ही लेंगे, ना कि उसके अर्थ को लेंगे। ठीक है, ये अक्सर गलतियाँ होती हैं बच्चों से। अभी देखिए हृदय का खिलना,
हृदय का खिलना अर्थात प्रसन्न होना। चिंता का मारा होना अर्थात होता है अत्यंत दुखी होना। रहस्य खोलना अर्थात भेद बताना। हतबुद्धि होना अर्थात आश्चर्यचकित होना। ठीक है, आप क्या है भाई। हाँ, अब आगे देखिए, आगे है प्रत्यय। ये भी आपकी बुक का ही है। प्रत्यय में क्या है बच्चों कि देखिए ध्यान से समझिएगा, प्रत्यय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्यय और उपसर्ग। प्रत्यय जो शब्द होता है ना, कोई भी शब्द है, शब्द है कोई भी शब्द, उस शब्द के यदि कोई आगे लगता है तो वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, कोई भी जो है कोई भी अव्यय आगे लगेगा तो वो उपसर्ग कहलाएगा, और कोई भी आपका अव्यय जो है वो बाद में लगेगा वो क्या कहलाएगा, प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है, तो हमें जो है ये देखिए क्या कह रहा है कि समझदार शब्द में समझ संज्ञा है। समझदार शब्द में तो समझ संज्ञा ही है। ठीक है, कौन संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। दार प्रत्यय लगा करके समझदार प्रत्यय लगा के विशेषण बना दिया गया। समझदार हो गया तो वो संज्ञा थोड़ी हो गई, वो तो विशेषण हो गया, समझदार लड़का। अब विशेषण को कैसे हम पहचानते हैं, जब भी संज्ञा के आगे या पीछे ऐसा कोई शब्द लगा होता है ना तो उसको हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, विशेषण है। जैसे घोड़ा, क्या, जैसे घोड़ा। अब घोड़ा क्या है, संज्ञा है। अब संज्ञा के आगे हमने लगा दिया सफ़ेद, तो सफ़ेद क्या हो गया, विशेषण हो गया। सफ़ेद घोड़ा संज्ञा की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है, विशेषण है। तो उसी प्रकार से दार प्रत्यय लगा के समझदार ये प्रत्यय बना दिया गया है। समझदार, समझदार लड़का या लड़की। तो लड़का कैसा है, समझदार है, समझदार विशेषण हो गया। और समझ संज्ञा है, उसमें दार प्रत्यय लगाकर विशेषण पद बना दिया गया है। संज्ञा शब्दों में दार, इक, इत, ई, मान तथा वान आदि प्रत्यय को लगाने से विशेषण शब्द बनता है। नीचे लिखे शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाइए। बुद्धि, चौकी, उपद्रव, करुण, बल, प्रांत, उत्कंठा। ये सारे शब्द हैं, ये सारी संज्ञा है, इनको क्या करना है, प्रत्यय लगाना है, आपको विशेषण बनाना है। ठीक है, चलिए देखिए ये मैंने किया है, आप भी देखिए गौर से। देखिए क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। संज्ञा, संज्ञा प्रत्यय विशेषण। संज्ञा ऐसे ही आप अपनी कॉपी पे भी लिखा करिए, और जब भी आए ना कहीं क्वेश्चन लिखने के लिए तो ऐसे ही लिखा करिए। संज्ञा के नीचे संज्ञा, प्रत्यय के नीचे प्रत्यय, विशेषण के नीचे विशेषण, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। बुद्धि, बुद्धि और मान क्या है, प्रत्यय है, और दोनों मिलके क्या बन गया, बुद्धिमान। चौकी, चौकी संज्ञा है, प्रत्यय लगा दार और बन गया चौकीदार विशेषण। उपद्रव संज्ञा है, ई प्रत्यय लगा तो बन गया विशेषण उपद्रवी। करुण संज्ञा है, प्रत्यय लगा एक और विशेषण बन गया कारुणिक। बल संज्ञा है, प्रत्यय लगा वान और विशेषण बन गया बलवान। ठीक। प्रांत संज्ञा है, ई प्रत्यय है और विशेषण बन गया प्रांतीय। अब देखिए क्या है, उत्कंठा, उत्कंठा संज्ञा, प्रत्यय इत और विशेषण क्या बन गया, उत्कंठित। ठीक है। अब बच्चों ऐसे जो एग्जामिनेशंस में, जो प्रतियोगिताओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये सब तो बहुत इजी है, ये सब तो बहुत इजी है, ये तो तुरंत समझ में आ जा रहा है कि इसमें ई लगा है वगैरह वगैरह पता लगे। लेकिन क्या पूछ लेता है, जैसे कारुणिक, उत्कंठित, इन सबको दे करके प्रत्यय पूछ लेता है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। ठीक है, अक लिख देगा, इक लिख देगा, तो बच्चे इसमें क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि करुण प्लस इक बन के बना है कारुणिक, उत्कंठा प्लस इत बन के बना है उत्कंठित। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी
आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो बच्चों इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक है। और फिर अगले चैप्टर में मिलेंगे अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप जो है पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।